हेलो बच्चों, वेलकम टू द कॉमर्स केंद्र। और हम जो है आज हमारा लेक्चर नंबर थर्ड सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स जो हमारा चैप्टर चल रहा था डेवलपमेंट, तो उसको हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने दो लेक्चर में काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ लिए थे और यकीन मानिए जब आज का लेक्चर हमारा कवर हो चुकेगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम चैप्टर फर्स्ट को ख़त्म कर देने हैं, ख़त्म कर देंगे एक्चुअल में। और ऑलमोस्ट हमारे जो सारे कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी के जो चैप्टर वन डेवलपमेंट में जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट आज के चैप्टर का एंड होते होते हम सारे कवर कर चुके होंगे। तो आप इसके बाद चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ के देख लेना, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे। और कुछ रह भी जाता है तो आप कमेंट करके बताना, ऑल्दो रहेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने सारे ही कवर करवा दिए हैं। तो बस आप अच्छे से पढ़िए, जब आप स्कूल जाएंगे है ना, तो फर्स्ट डे विद इन फर्स्ट डे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता, काफ़ी कुछ क्या सब कुछ ही पता रहेगा। और कहाँ ना कहाँ आपको एज रहेगा, फ़ायदा रहेगा हर चीज़ में। तो हम शुरुआत करते हैं आज से अपने चैप्टर लेक्चर नंबर थ्री और चैप्टर नंबर फर्स्ट खत्म करते हैं। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट अगला है, मतलब आज तो शायद फैक्ट है ये, है ना, ये फैक्ट है एक तरीके से, कॉन्सेप्ट नहीं है। और फैक्ट क्या है, आपने सुना होगा कि जो केरल है उसकी लिटरेसी रेट जो है सबसे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, वाई इज लिटरेसी रेट इन केरला हायर देन इन मेनी अदर इंडियन स्टेट्स। क्यों इंडिया में केरल ने जो है लिटरेसी रेट को बहुत ऊपर रखा है। तो इसमें लिखा है उसका कारण, केरला हैज हाई लिटरेसी रेट बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट, मेन रोल किसका रहा यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट का, हैज फोकस्ड ऑन द प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ। सबसे पहली बात उन्होंने जो है बेसिक हेल्थ पर ध्यान दिया, ठीक है, एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज टू ऑल इट्स सिटीजन थ्रू इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी। उन्होंने पब्लिक पॉलिसी हम कल भी पब्लिक पॉलिसी है, मतलब जो है लोगों के लिए, है ना, लोगों के लिए सरकार जो काम करती है ना, तो बहुत सारी पॉलिसी बनाती है कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। जैसे हमारे स्टेट में एमपी में हम बात करें तो लाडली बहना योजना की पॉलिसी है बेटा, बहुत सारे लिटरेट हो चुके हैं अभी तक, बहुत सारे अमीर हो चुके हैं पैसे आते आते। वैसे ही है ना, आप भी हो ही गए होंगे, है ना, अब मुझे नहीं लगता आपको काम करने की जरूरत पड़ने वाली जिंदगी भर के लिए। वैसे ही जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत सारी पॉलिसियां बनाती है, ठीक है। तो वैसे ही केरल की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने एजुकेशन को लेकर और हेल्थ को लेकर अपनी पॉलिसी क्लियर रखी थी कि जो ये बेसिक चीजें हैं, इनको हमें जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करना है हमें। तो यहाँ पर बेटा स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहता है। और इस साल जो लिटरेसी रेट इसीलिए हाई है केरला की, क्योंकि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने हेल्थ और एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया। और उसके लिए उन्होंने पॉलिसी फॉर्मेशन करा कि जैसे तैसे हमें हर घर तक जो है एजुकेशन को पहुंचाना पड़ेगा। और यही कारण था जिसके कारण जो है केरल में लिटरेसी रेट हाई है। तो आप अगर इसका आंसर रेडी करना चाहो तो यही रहेगा, क्या रहेगा, केरल इज हाई लिटरेसी रेट बिकॉज। और वैसे भी ये 2 मार्क्स में आने वाला है, अगर आएगा तो ये 2 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में इतना हमारा कंटेंट काफी रहेगा। क्या कि केरल हैज हाई लिटरेसी रेट बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट, पहला वर्ड क्या रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट हैज फोकस्ड ऑन द प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ। एक तो उन्होंने हेल्थ पर ध्यान दिया और दूसरा एजुकेशनल फैसिलिटी पर ध्यान दिया टू इट्स सिटीजन थ्रू इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी। उन्होंने जो पॉलिसियां बनाई वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रही, है ना, वो काफ़ी कारगर रही, इफेक्टिव रही। और ग्राउंड लेवल तक, है ना, ग्राउंड लेवल तक उन्होंने अपना काम करके बताया। वरना अक्सर क्या होता है कि पॉलिसियां बहुत सारी आती है और बहुत सारी जाती है, पब्लिक को पता ही नहीं चलता। लेकिन केरल की गवर्नमेंट ने वो कर दिखाया है और आज हम देखते हैं कि केरल में सबसे ज़्यादा जो एजुकेशनल रेट है, लिटरेसी रेट है, वो देखने को मिलता है। लिटरेसी रेट का मतलब बेटा नंबर ऑफ पीपल आर एजुकेटेड, कितने लोग जो एजुकेटेड होते हैं। अगर ज़्यादा जनसंख्या एजुकेटेड है हम बोलेंगे लिटरेसी रेट हाई है, अगर कम एजुकेटेड है हम बोलेंगे लिटरेसी रेट जो है वो लो है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में केरल राज्य में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा जो डाटा है वो हमें निकल के आता है। ठीक है बेटा, तो एक तो ये क्वेश्चन है फैक्ट वाला है, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, क्वेश्चन आंसर में आए भी नहीं, बस अपने को याद रख लेना है। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट कौन सा है इंडिया का, तो केरल है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये जो एच है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन। पहली बात सर, ये एच होता क्या है, देखो एच जो होता है ना, वो हर साल यूएनडीपी जो होता है वो रिलीज करता है कंट्रियों को कंपेयर करने के लिए, देशों को मापने के लिए। उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। अब ये क्या होता है, देखो मान लो ये कंट्री, ये कौन सी कंट्री हुई,
मान लो ये एक कंट्री है ए और ये एक कंट्री है बी। अब दो देश को अपने को कंपेयर करना है कि कौन सा देश डेवलपमेंट की स्टेज पे कौन सा है या नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेटर जो बताते हैं, बाइक में होता है ना इंडिकेटर, राइट साइड बताता है, लेफ्ट साइड बताता है, वैसे इंडिकेटर्स का काम होता है इंडिकेट करना, बताना। तो हम यहाँ पर इंडिकेटर जो बोलते हैं, इसका मतलब जैसे कि लिटरेसी रेट हो गया, लिटरेसी रेट मतलब एजुकेशन लेवल, है ना, लिटरेसी लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट क्या है। दूसरा हेल्थ सेक्टर की कंडीशन क्या है। फिर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम, है ना। फिर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं तो जिससे हम पता लगा सकते हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमने पढ़ के आए थे, ये ऐसे बहुत सारे है ना। एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, ये पढ़ के आए थे हम। तो ऐसे बहुत सारे जो होते हैं इंडिकेटर होते हैं जिसको पता लगाकर हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा देश कौन सी कंडीशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये ए और बी कंट्री है। अच्छा तू इधर कहाँ रह गया। ठीक है, अब ये जो ए कंट्री है, ठीक है, मान लो ए कंट्री में लिटरेसी रेट जो है, लिटरेसी रेट जो है वो मान लो 75% है, मतलब उस जगह पर 75% लोग पढ़े लिखे हैं। हेल्थ सेक्टर की कंडीशन क्या है, हेल्थ में भी बहुत सारे रहते हैं ना, हेल्थ डायरेक्ट नहीं होता, हेल्थ में बहुत सारे कंडीशंस, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। मतलब हेल्थ सेक्टर की ओवरऑल कंडीशन मान लो 80% है, मतलब 80% अपने हेल्थ पर ध्यान देती है गवर्नमेंट। पर कैपिटा इनकम कितनी है, मान लो 20,000 है। ठीक है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना ये आंकड़े। मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितने हैं, मान लो 1,000 बच्चों पर जो है 10 बच्चे की डेथ एक्सपायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, हम बोल देते 70 है। अब दूसरे कंट्री की हम बात करें तो लिटरेसी रेट मान लो 89% है। हम बात करें हेल्थ की तो हेल्थ जो है वो भी लगभग 90 के आसपास है। हम बात करें पर कैपिटा इनकम की तो वो 50,000 है। हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी की तो मान लो सिर्फ वो 4 ही है। और हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो वो लगभग 85 है। तो क्लियरली दिख रहा है ना कि ये जो कंट्री है ये ज़्यादा बेटर कंडीशन में है। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है, यहाँ पर हेल्थ जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर कैपिटा इनकम जो लोगों की इनकम है वो ज़्यादा है, यहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है मतलब जो बच्चे मर जाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा बच्चे 10 बच्चे मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4, मतलब क्या यहाँ का हेल्थ सेक्टर अच्छा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोग कितना जी सकते हैं इस देश में एवरेज, तो वो 85, यहाँ पर 70, मतलब यहाँ पर जो है सुविधा कम होगी। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इसके बेसिस पर हर साल एक यूएनडीपी एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हर साल रिपोर्ट रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है बेटा, तो उसी रिपोर्ट को जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि एचडीआर कहते हैं। और क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली, एक तो पहली बात तो हर साल एनुअली इसको पब्लिश किया जाता है बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी बोले तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, है ना। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव बन के आ सकता है, फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी, तो वो रहेगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। टू कंपेयर कंट्रीज, क्यों, ताकि दो देशों के बीच में कंपैरिजन हो सके बेस्ड ऑन एजुकेशन, हेल्थ और इनकम। तीन मेन इसके जो है इंडिकेटर रहते हैं वो है एजुकेशन, हेल्थ और इनकम। तो इसीलिए ये हर साल निकाला जाता है और यही होता है एचडीआर। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब ये क्या चीज़ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी आई थिंक मुझे लग रहा है ये रिपीटेड है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आई थिंक हो चुका है या नहीं भी हुआ होगा तो हम जो है अब कवर कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं हुआ है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी तक। अब समझ लेते लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है ना। समझ तो हमने लिया है, बस हमें जो है कवर करना है। देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है, अगर यहाँ पे जो लिखा उसको पढ़ो आप, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ डिनोट्स टू द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। इट रिफ्लेक्ट द ओवरऑल हेल्थ फैसिलिटी ऑफ द कंट्री। ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना किसी भी देश की हेल्थ कंडीशन को बताता है। कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं आपको बता देता हूँ। हम मान लो ये आप हो और ये भी आप ही हो। आप सबसे पहले आपने जन्म लिया किसी ए कंट्री में, फिर वहां से आपकी हो गई डेथ, निपट लिए बेटा आप बीमारी के चलते। फिर आप बी कंट्री में आए, है ना, और वहां अब डेथ हो गई आपकी एट द एज ऑफ 29।
और आप कहना ठीक नहीं आएगा, सॉरी आपको क्या ही मतलब करना, आप मतलब कोई मान लेते, कोई भी एक व्यक्ति है ना, आपको मतलब आप तो बेटा किसी के साथ ऐसा ना हो, मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, पर मान लो कोई एक पर्सन है, प्यारा बच्चा, आप तो क्यों ही एक्सपायर होंगे, होना तो सभी को है बट अभी क्यों होना, अभी लाइफ जी लेते हैं। कोई भी व्यक्ति है, वो एक्सपायर हो गया किसी एक कंट्री में, आपने जन्म लिया, मतलब आपने क्या वापिस उसने जन्म लिया अभी, और वो आपका दोस्त बन गया होगा। तो पहले जो कंट्री में उसने जो पिछला जन्म था वो सिर्फ 29 की एज में ही निपट लिया व्यक्ति। इस बार जो जन्म लिया है ना, तो अब अभी हमें नहीं पता वो कितने साल जिएगा, लेकिन वो जो 29 में गया वो क्या क्यों गया, क्योंकि वो बीमार था, बीमार था और उसका इलाज जो है नहीं हो पाया। अब उसका इलाज नहीं हो पाया, बीमार था, 29 की एज में चला गया। तो इससे एक बात पता चलती है कि उस देश की जो हेल्थ सेक्टर है ना, वो अच्छा नहीं रहा होगा। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ की जो एक तरीके से जो जो फूड है ना, वो उतना अच्छा नहीं रहा होगा। वहाँ का जो नरिशमेंट न्यूट्रिशन जो है, जितना मिलना चाहिए वो इतना अच्छा नहीं रहा होगा, है ना। वहाँ का जो एक तरीके से फूड है, फूड का मतलब कह सकते हैं जैसे वाटर, क्योंकि पानी भी बहुत जरूरी होता है हेल्थ के लिए, वो इतना अच्छा नहीं रहा होगा। लेकिन इस देश की हम बात करें अब, ठीक है, इस देश में मान लो आप 79 ईयर के हो गए, है ना, बहुत जी लिए बेटा, लगभग अमर होने वाले हो। तो अब हम समझ रहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है। बाय द टाइम ऑफ बर्थ, याद रखना, बाय द टाइम ऑफ बर्थ यानी कि जन्म लेते से ही, जिस भी देश में आप जन्म लिया है, उस देश में जन्म लेते से ही आप एक अंदाजा लगा पाते हो कि यार ये जो देश है, यहाँ पर हेल्थ भी अच्छा नहीं है, फूड भी अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन भी अच्छा नहीं है, वाटर भी जो है पीने लायक नहीं है। और एक देश जो है जहाँ पर हेल्थ बहुत अच्छा है, फूड अच्छा है, न्यूट्रिशन अच्छा, वाटर, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि यार इस देश में इतनी कंडीशन है, तो हो सकता है कि 30 से 35 साल आते आते ही जो है पोल्यूशन बहुत है, तो बीमार पड़ जाएंगे और निपट जाएंगे बेटा, निपट जाएंगे। लेकिन इस देश में आपको लगा कि नहीं यार यहाँ तो सब कुछ अच्छी फैसिलिटी है, तो यहाँ अच्छी फैसिलिटी, अगर कुछ नहीं हुआ, कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ वैसी दुर्घटना नहीं घटी, तो कम से कम 70 से 80 साल जो है जी लेंगे। तो किसी भी देश में हम वहाँ की कंडीशंस देख के ये बता सकते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर अच्छे हैं, यहाँ पर हेल्थ अच्छा है, यहाँ पर हॉस्पिटल अच्छे हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर तो इंसान ज़्यादा जिएगा, क्योंकि अगर कुछ हुआ भी तो उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा देश जो पिछड़ा हुआ है, जहाँ पर हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं है, जहाँ पर डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पर खाने पीने को उतना अच्छा हमारा फूड नहीं है, तो ऐसी देश में हम ज़्यादा वैसे भी नहीं जी पाएंगे। तो बाय द बर्थ मतलब बर्थ के समय ही हमें एक अंदाजा लग जाता है कि इस देश में कम से कम इतने साल व्यक्ति जी सकता है, उसके बाद जो है नहीं। तो ये जो आंकड़ा होता है गवर्नमेंट देती है, तो उसी को हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना, कितने साल लगभग ऑन एन एवरेज व्यक्ति जो है वो जिएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। अब एट बर्थ लिखा हुआ नहीं भी आया एग्जाम में, तो भी अगर सिर्फ इतना पूछ लिया जाए व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो भी आंसर यही रहेगा, याद रखना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ डिनोट टू द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ, कि कितना नॉर्मल व्यक्ति जिएगा, ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय ही। इट रिफ्लेक्ट द ओवरऑल हेल्थ फैसिलिटी, ये बताता है कि उस देश की हेल्थ फैसिलिटी कितनी क्या है, ठीक है। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो वो है व्हाई आर पब्लिक फैसिलिटीज नीडेड फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए पब्लिक फैसिलिटी क्यों चाहिए होती है। अब पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है बेटा, पब्लिक फैसिलिटी वो फैसिलिटी होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को मिलती है। क्यों, क्योंकि ये काम गवर्नमेंट का ही होता है, हम नहीं कर सकते। आपके घर के सामने रोड का जिम्मेदारी आपने ली होगी, आप जहाँ जाते हो मामा घर, तो वहाँ 4 लाइन अगर होगा तो 4 लाइन की जिम्मेदारी आपने ली होगी। आपके घर पे जो बिजली आ रही है उसकी जिम्मेदारी आपने नहीं ली होगी। सरकारी स्कूल, सरकारी जो हॉस्पिटल, उसकी जिम्मेदारी आपने नहीं ली होगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो फैसिलिटी सरकार की तरफ से आनी चाहिए, और वो जरूरी होती है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप पर्सनली तो रोड नहीं बनाओगे, आप पर्सनली तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करोगे, आप पर्सनली तो ट्रेन चलवा नहीं दोगे, आप पर्सनली तो जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सब तो नहीं कर सकते ना बेटा अपन। तो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए पब्लिक फैसिलिटी बहुत जरूरी है। पब्लिक फैसिलिटी मतलब क्या, गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली फैसिलिटी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए और क्वेश्चन में ये व्हाई आर पब्लिक फैसिलिटी नीडेड, जरूरी होती है। आंसर ये मनी इन योर पॉकेट, जो आपके जेब में जो मनी है, कैन नॉट बाय एवरीथिंग, हमारे जेब में जो मनी वो इतनी नहीं है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लाइक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, अब देख लो पोल्यूशन से हमें बचाना है तो क्या ही कर लोगे आप, कुछ नहीं कर सकते, वहां तो गवर्नमेंट का काम है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिसीज, कोई ऐसी बीमारी जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना में आपने क्या कर लिया था, आप तो घर के अंदर लॉकडाउन में बैठे थे, जो करा गवर्नमेंट ने करा,
हालांकि गवर्नमेंट ने क्या करा हमें नहीं पता, पर बहुत अच्छा सपोर्ट करा था, है ना, थाली तो पीटी दी थी कम से कम हमने। तो दिस सर्विसेज आर मोर अफोर्डेबल वेन प्रोवाइडेड कलेक्टिवली बाय द गवर्नमेंट। और जब गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सर्विस आती है ना, वो वो होती है जो अफोर्डेबल होती है ना, कोई भी उसको जो है यूज कर सकता है। जैसे रोड, अब आप पर्सनली रोड बनाते तो वो तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने रोड बनाया तो उस पर टोल टैक्स देना पड़ता है, कुछ कुछ तो क्या ज़्यादा देना पड़ता है इंडिया में हो तो, लेकिन काम चल जाता है। ठीक है, तो ये होता है पब्लिक फैसिलिटी, और डेवलपमेंट के लिए पब्लिक फैसिलिटी का होना बहुत जरूरी है बेटा। कोई भी प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं होगा कि इतने बड़े लेवल पर इतना सब कुछ कर दें। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। नाउ अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। ये जो एक इशू है सस्टेनेबिलिटी का, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहली बात तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है हमें वो समझना होगा, और वो हम समझ के आए भी थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम समझ के आए थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो एक तो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखे। और दूसरा जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, आने वाली जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन, उसके लिए भी चीज़ें बची रहे। तो ये जो दो चीज़ें होती है इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट ऐसा हो कि जो पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाए, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी चीज़ें बची रहे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अब यहाँ पर ये है कि डेवलपमेंट के लिए क्वेश्चन ये है कि क्या डेवलपमेंट के लिए, है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है क्या सस्टेनेबिलिटी। आंसर इसका ये है, सस्टेनेबिलिटी इंश्योर दैट डेवलपमेंट डज नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी इस बात को ध्यान में रखती है कि जो है इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। तो पहली बात तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट सो दैट फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो हैव द एक्सेस ऑफ रिसोर्स। और ये इस बात का भी ध्यान रखती है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए भी जो संसाधन है वो बचे रहे। तो वी आर यूजिंग टुडे, जो कि हम आज यूज कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहे। इसीलिए सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। तो यही मैंने आपको उस दिन भी बताया था लास्ट लेक्चर में, और आज भी हम इसी को समझ रहे हैं। नाउ ये ग्राउंड वाटर का वैसे तो ज्योग्राफी का पोर्शन होता है, पर क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, मे भी आ जाए तो पढ़ लेते हैं। वाई इज ग्राउंड वाटर ओवर यूज्ड इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है, अब अगर आपको पता नहीं है कि ग्राउंड वाटर क्या होता है बेटा, तो मैं आपको बता दूं। ग्राउंड वाटर मतलब ये होता है कि ये जो आप मान लो जमीन है, सरफेस है, ठीक है, तो सरफेस के अंदर, है ना, सरफेस के कहीं किलोमीटर अंदर जो है वो होता है ग्राउंड वाटर, तो ये जमीन है और ये इतना नीचे ग्राउंड वाटर है। तो वो क्या हो रहा है कि हर समय हर दिन थोड़ा थोड़ा जो है नीचे की ओर जाता जा रहा है ना, नीचे की ओर जाता जा रहा है। तो ग्राउंड वाटर जो है वो ओवर यूज क्यों हो रहा है ना, उससे क्या प्रॉब्लम तो बहुत सारी हो रही है, पर ओवर यूज क्यों हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका कारण है ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहली बात, हम जब से एग्रीकल्चर को एडवांस करा हमने, ये H5V सीड्स यूज कर रहे हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, मल्टीपल क्रॉपिंग करी, मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक ही साल में 3 या 4 फसल को बोना। द ग्रोइंग नीड्स फॉर द राइजिंग पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। और क्या हुआ कि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो उनको भी पानी जो है ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये कारण है कि हमने वाटर का ओवर यूज करा, और उसके चलते जो है ग्राउंड वाटर जो है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो रहा है, और ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले ग्राउंड वाटर ऊपर हुआ करता था, समय के साथ साथ और कम होता जा रहा है। ठीक है, तो दो कारण है मेनली, ओवर यूज ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर टुडे ड्यू टू हाई नीड ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम H5V सीड्स यूज करते हैं, जिसमें हम मल्टीपल क्रॉपिंग यूज करते हैं, जिसको हम ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं, फिक्र मत करो, इसी बार हम पढ़ेंगे कि ये H5V सीड्स क्या होते हैं, ये मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है। ठीक है, हालांकि हम 9th में पढ़े होते हैं इसको, बट फिर भी पालमपुर स्टोरी में जब हम पढ़ते हैं ना 9th में, तो उसमें हमने पढ़ा है ये सब चीज़ों को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर डज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड। किसी भी देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन समझना, सबसे पहले क्या बोला मैंने बेटा, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट विकास होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। 3 शब्द मेन इसमें, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है ये समझते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डिपेंड्स सेवरल फैक्टर, बहुत सारे, सेवरल फैक्टर का मतलब होता है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे कि उस कंट्री में नेचुरल रिसोर्स कितने हैं, है ना, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि अभी जो वर्ल्ड वॉर तो नहीं कहेंगे, वर्ल्ड में जो वॉर चल रहे हैं, खासकर USA, इजराइल,
ईरान। तो उनके पास नेचुरल रिसोर्स क्या है, उनके पास बेटा क्रूड ऑयल है ना, कच्चा तेल है जिससे पेट्रोल डीजल गैस बनती है। अब सोचो उस देश में नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा थे, तो ज़्यादा थे तो क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी वहाँ का उतना अच्छा होगा। तो जितने नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा होंगे उतना वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा। और नेचुरल डेवलपमेंट का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, सबसे पहले तो ज़मीन भी अच्छी होनी चाहिए वहाँ पर, पानी अच्छा होना चाहिए, मिनरल्स, मिनरल्स में अब सब आ जाते हैं, मिनरल्स में कोयला, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, पेट्रोल, डीजल, सब मिनरल्स में जो भी हम जमीन के अंदर एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं ना, खुदाई कर कर, उसको मिनरल्स बोलते हैं। तो जिस देश में जमीन ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, वहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा है, तो उसका जो है डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला क्या है, नेचुरल रिसोर्स वहाँ पर कितने हैं, तो सबसे पहले आपको ये याद कर लेना है। तो आप चाहो तो इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, नेचुरल डेवलपमेंट। दूसरा दूसरा हमारा पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल कितना है वहाँ पर। ह्यूमन कैपिटल मैंने अच्छा आपको समझाया था ना, नहीं पता आपको ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बेटा, ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है सोसाइटी में, एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ, ह्यूमन में भी हूँ, ह्यूमन आप भी हो, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं ह्यूमन कैपिटल बन चुका हूँ, आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस में हो, मतलब आप अभी ह्यूमन कैपिटल बने नहीं हो। अब ये होता क्या है, देखो बेटा, अभी जो आप हो ना एक नॉर्मल इंसान हो, और इकोनॉमिक्स में ना पैसा भी जरूरी होता है, रिसोर्स भी जरूरी होता है, उससे ज़्यादा जरूरी होता है इंसान कैपिटल बने, ह्यूमन कैपिटल बने। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर मान लो मैंने कुछ सीखा नहीं, ना मैंने अच्छी एजुकेशन ली होती, ना मैंने कुछ अच्छा सीखा होता, ना मेरे को पढ़ाना था, तो मैं अभी घर पे बैठ रहा होता और काम ढूंढ रहा होता कि क्या काम मुझे मिल जाए, तो वैसे तो मैं पैसे कमा ही नहीं पाता, और सोसाइटी में मुझे कुछ एक तरीके से कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाता, है ना, मैं अपना सहयोग ही नहीं दे पाता, ना अपने घर परिवार को मैं पैसा दे पा रहा था, ना मैं कुछ खरीद पाता। तो मैं जो था एक तरीके से मैं वेस्ट हो जाता, इस कंट्री के हिसाब से जो मैं था वो एक तरीके से वेस्ट हो जाता, कि मतलब कि मेरे जो एज ए ह्यूमन में किसी काम की नहीं आता। लेकिन वहीं पर मैंने क्या करा, सही टाइम पे एजुकेशन ली, है ना, फिर मैंने स्किल ली, मैं एज अ टीचर, है ना, टीचिंग कर रहा हूँ, ये मेरी स्किल है, अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ, तो उसके बदले मुझे जो पैसा मिल रहा है ना, तो मैं क्या ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन आप अभी उस प्रोसेस में हो कि आगे पढ़ लिख कर कुछ चीज़ सीखोगे, और जब आप कुछ चीज़ सीख कर उससे पैसा कमाने लगोगे तो आप भी ह्यूमन कैपिटल बन जाओगे। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब समझ में आ रहा है क्यों कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि अगर अगर है ना जो अच्छे लोग होते हैं उनके चले जाने से क्या होता है कि देश को नुकसान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं मुकेश अंबानी का, भाई मुकेश अंबानी साहब जो है, ठीक है, अगर वो बोल दे कल से कि हम तो चले भैया अमेरिका, है ना, अब भारत देश को इसका नुकसान होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि उनके जितने भी बिजनेसेस हैं, है ना, घूमने के लिए नहीं, टोटल शिफ्ट हो रहे अपना बिजनेस लेके जा रहे हैं अमेरिका, तो इससे देश का नुकसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मुकेश अंबानी के साहब के यहाँ पर काम कर रहे थे, अब वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत सारा पैसा जो मुकेश अंबानी का इस देश में लगा हुआ था वो सारा पैसा अमेरिका में लगेगा, अमेरिका का मार्केट और बढ़ जाएगा, हमारा मार्केट तो घट जाएगा। मतलब मुकेश अंबानी साहब भी हमारे देश के लिए क्या थे, ह्यूमन कैपिटल थे, अगर वो जाएंगे तो हमारे देश को नुकसान होगा। तो कैपिटल का मतलब होता है कि हर वो चीज़ जो पैसे में वैल्यू रखती हो। तो इंसान, अब मैं डायरेक्ट तो पैसे में वैल्यू नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरे होने से पैसा जरूर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके कारण जो है वेल्थ जो है, पैसा जो है, इनकम जो है आ पा रही है, तो उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए कंट्री किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो हमने बोला था पहले तो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स अच्छे होने चाहिए, दूसरा ह्यूमन कैपिटल अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लो हमारे देश में क्रूड ऑयल कच्चा तेल आ गया, लेकिन हमारे इंसानों को ना इंजीनियर है, जिनको ये पता ही नहीं कि भाई उस कच्चे तेल का इस्तेमाल करके पेट्रोल कैसे बनाना, डीजल कैसे बनाना, तो हो गया बेटा सत्यानाश। समझ में आ रहा है ना। तो एक इंसान को पढ़ा लिखा होना, उसका हेल्थ अच्छी होना, क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो फिर तो पता चला कि वो घर पे पड़ा है, आ ही नहीं पा रहा काम पे, तो हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे समझाया गया है, एजुकेशन एंड हेल्थ लेवल ऑफ द सिटीजन कैसे हैं, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। नाउ थर्ड हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर रोड कैसे है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, वहाँ का कम्युनिकेशन फैसिलिटी कैसी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने पहले समझा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली होता है बेटा जो सर्विस को भी सर्विस प्रोवाइड करता हो। जैसे हमारे देश में रोड है ना, जैसे हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे हमारे देश में जो है बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, जैसे हमारे देश में फैक्ट्रियां हैं, जैसे हमारे देश में स्कूल्स हैं, जैसे हमारे देश में हॉस्पिटल्स हैं,
तो ये जिस भी देश में बहुत अच्छे होते हैं ना, उसको बोलते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। जैसे हमारे देश में रोड की क्या कंडीशन है बेटा, जय हो। इलेक्ट्रिसिटी, आज भी जय हो। बिल्डिंग्स, ठीक है कह सकते हैं। फैक्ट्रियां, जय हो। स्कूल्स, डबल जय हो। हॉस्पिटल, जय हो जय हो जय हो। मतलब क्या है, हमारे देश आज भी उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाया है ना। हम चल रहे धीरे धीरे, अब उस चीज को बढ़ा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा कि खराब कंडीशन में, लेकिन हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज उतना अच्छा है, उतना परफेक्ट है, उतना डेवलपमेंट, उतना एडवांसमेंट हमारे यहाँ नहीं है। हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। और किसी भी देश का अगर डेवलपमेंट करना है तो उसको उसके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना पड़ेगा। मतलब वहाँ के रोड को अच्छा करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, इन सबको हम जब हम अच्छा करेंगे तो बोलेंगे कि हाँ उस देश का डेवलपमेंट हो रहा है। तो बेटा याद रखना, 3 चीज़ों पर डेवलपमेंट डिपेंड करता है। कौन कौन सी? एक तो नेचुरल रिसोर्स, दूसरा ह्यूमन कैपिटल, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर आपको नॉलेज हो तो बहुत सारी होते हैं बेटा, ये 3 आप करोगे अपना काम हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है भैया, आप बताओ। मैं बोलूँ आपके घर पर इनकम कितनी है तो आप क्या बोलोगे? इनकम का मतलब समझते हो भैया? इनकम का मतलब क्या होता है? पैसा। आपके पास कितना पैसा है। मैं बोलूँ आपके घर की इनकम कितनी है तो आप बोलोगे सर हमारे घर में, और जो इनकम होती है ना वो 1 साल के अंदर हम देखते हैं जनरली, 1 साल के अंदर कितना पैसा आया। तो मैं आपसे पूछूं कि आपके घर पे इनकम कितनी है, तो आपके घर पे अगर मान लो 20 लाख रुपए आए साल के अंदर, तो आप बोलोगे कि हमारे घर की इनकम सर है 20 लाख रुपए। वैसे ही पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में 1 साल के अंदर कितना पैसा हमने बनाया है ना, बिजनेस करके, जो भी करके। तो मान लो हमने जो बनाया, मान लो 100 करोड़, वैसे तो बहुत ज़्यादा होता है बट आपको समझने के लिए हम मान लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि हमारे इंडिया की जो इनकम है 100 करोड़ है, तो उसी को बोलते हैं 100 करोड़ जो है हमारी नेशनल इनकम है। ये हर साल बदलती रहती है क्योंकि हर साल इसको नापा जाता है। ठीक है, आप ये बड़ी क्लासों में 11वीं 12वीं में पढ़ोगे नेशनल इनकम क्या होता है वगैरह वगैरह, 12वीं में पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिलहाल ये होती है नेशनल इनकम। पर हमारा जो क्वेश्चन अब जरा उसको समझते हैं। राइट द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती क्या है, मैंने समझाई दिया अभी आपको। नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू, ये टोटल वैल्यू होता है। किस चीज का टोटल वैल्यू? ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये क्या होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को समझते हैं। देखो बेटा, हर देश में हर वक्त प्रोडक्शन का काम होता है, उत्पादन का काम होता रहता है ना। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप अभी पढ़ रहे होंगे, तो भी बाकी देशों में प्रोडक्शन हो रहा होगा, उत्पादन हो रहा होगा। प्रोडक्शन किन चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। जिस आप मोबाइल से, जो जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस मोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा होगा, है ना। मतलब जो भी चीज़ें है ना, जिस बिल्डिंग में बैठे हो ऐसी बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही होगी ना। जो आप खाना खाते हो उस खाना खाने के लिए भी फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्शन हो रहा होगा। तो प्रोडक्शन का मतलब तो समझ में आ गया होगा, प्रोडक्शन होता रहता है। इस पूरी दुनिया जहान में प्रोडक्शन ना 2 चीज़ों में बांटा गया है। या तो प्रोडक्शन होता है गुड्स का, या तो प्रोडक्शन होता है सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होता है? गुड्स मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में ये स्टाइलस है, अगर मैं इसको टच कर पा रहा हूँ मतलब ये वस्तु है, गुड्स है। आपके हाथ में फोन है, आप फोन को टच कर रहे हो मतलब वो फोन जो है गुड्स है। सर्विस क्या होता है सर फिर? सर्विस, सर्विस जिसको टच नहीं किया जा सकता, जिसको टच नहीं किया जा सकता, जिसको सिर्फ हम जो है, और जिसका हम जो एक तरीके से जो है लुफ्त उठा सकते हैं, है ना। अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं बिना उसको टच करेंगे, है ना, साइकोलॉजिकली। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इस चैप्टर को पढ़ना था, ठीक है, मैंने इस चैप्टर को पढ़ा दिया, तो मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड करी थ्रू, क्या करा मैंने, थ्रू अपने ओवर नॉलेज, है ना। मैंने जो अपना नॉलेज था उसको आपको दिया, तो मैंने आपको कोई वस्तु दी नहीं। अब वो जो नॉलेज उसको आप टच करके बताओ, टच कर ही नहीं सकते। मतलब टीचर क्या करता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इस दुनिया जहान में या तो गुड्स बनते हैं या तो सर्विस बनती है। आप सारी चीजें कैटेगराइज करके देख लेना। आपके घर में पंखा है तो गुड्स है क्योंकि उसको टच कर सकते हो। ये जो दीवार है आपके घर में बिल्डिंग है वो भी गुड्स है क्योंकि उसको आप टच कर सकते हो। लेकिन आप बैंक में गए और बैंक ने आपको जो है इंश्योरेंस बीमा दिया, वो जो इंश्योरेंस आपने करवाया तो वो कोई वस्तु है क्या? उस बीमा को आप टच कर सकते? बीमा के डॉक्यूमेंट एक अलग चीज है, वो तो पॉलिसी है, उस पर लिखा हुआ है। लेकिन बीमा अपने आप में कुछ नहीं, वो सर्विस दी। बैंक ने आपको क्या दी? सर्विस दी कि अगर कुछ होता है तो हम आपको पैसे देंगे, तो ये सर्विस हुई ना। तो उसका भी तो प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन गुड्स का भी होता है, प्रोडक्शन सर्विसेज का भी होता है। तो ये अपने को याद रखना होगा, ठीक है। तो गुड्स जिसको टच किया जा सकता है, सर्विसेज जिसको टच नहीं किया जा सकता। और इकोनॉमिक्स में इसको टेंजिबल बोलते हैं बेटा, जिसको टच किया जाए उसको टेंजिबल, और जिसको टच नहीं किया जाए उसको इनटेंजिबल बोलते हैं। तो ये याद अगर रखना चाहो तो याद रख सकते हो। नाउ इतना हमने समझ लिया। तो नेशनल इनकम जब हम गिनते हैं तो उसमें 1 साल के अंदर जितने भी गुड्स सर्विस बने उन सबकी टोटल वैल्यू, उन सबकी टोटल वैल्यू को जोड़ दिया जाता है। और उन सबकी टोटल वैल्यू जो भी निकल के आती है, ठीक है, उसमें से कुछ चीज़ें माइनस कर ली जाती है।
उसमें से कुछ चीज़ें प्लस इनकम कमिंग फ्रॉम द माइनस कर ली जाती है और कुछ चीज़ें जोड़ ली जाती है। जैसे नेशनल इनकम जो है ना, एक तो वो जो हमारे देश में जितने भी गुड सर्विस बने वो, प्लस आपको पता होगा कि हमारे देश से बहुत सारे लोग बाहर जाकर रह रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग बाहर जाकर रह रहे हैं, तो वहां से पैसा आ रहा है, और जो बाहर के देशों से पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम एब्रॉड, कि बाहर के देश से पैसा आना, तो उसको भी हम जोड़ लेते हैं। तो एक तो हमारे देश के जितने भी गुड सर्विस बनी उसकी वैल्यू, और दूसरा जो इनकम हमें बाकी देशों से आई वो, और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो उसी को हम जो है नेशनल इनकम कहते हैं। अब चलो डेफिनेशन को समझते हैं। नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, गुड्स और सर्विस के जो भी वैल्यू होती है उसको जोड़ देना। प्रोड्यूस्ड विथ इन अ कंट्री इन अ ईयर, एक साल के अंदर जो भी देश के अंदर जो भी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। प्लस प्लस इसमें जोड़ दिया था क्या, इनकम कमिंग फ्रॉम एब्रॉड, कि बाकी देशों से जो इनकम आती है, हमारे देश के लोग जो बाकी देशों में जाकर पैसे कमा रहे हैं वो भी तो हमारे देश में आ रहे हैं, तो उसको भी जोड़ दिया जाता है। इट शोज द ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन, ये हमारे देश की मजबूती को दर्शाता है। जितनी ज्यादा नेशनल इनकम होगी हम कह सकते हैं कि वो देश, वो इकोनॉमी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत कम क्वेश्चन बचे, मुझे लगता है 2 क्वेश्चन लास्ट बचे, तो इनको कवर करते हैं, आज के चैप्टर को कवर पूरा करते हैं। ऑन विच अजम्पशंस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इज बेस्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, अजम्पशन मतलब किस मान्यता पर, क्या मानकर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया, क्या मानकर। तो HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो इस चीज को मानकर बनाया गया दैट इनकम अलोन इज नॉट सफिशिएंट। किसी भी व्यक्ति की इनकम देखकर हम ये नहीं बता सकते उस कंडीशन कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए HDI बनाया गया है ना, क्योंकि HDI में बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट देखने के लिए सिर्फ इनकम देखना काफी नहीं होता है। इट एज्यूम दैट, और ये मान के चलता है कि वहाँ का हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, एजुकेशन यानी लिटरेसी क्या है, आर द इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन लीड क्वालिटी लाइफ, मतलब एक अच्छी लाइफ जीने के लिए सिर्फ पैसा जरूरी नहीं होते, उनके जो पर्सन की जो एजुकेशन लेवल कितना है, मतलब वो पढ़े लिखे कितने हैं, उनके हेल्थ कितनी है, वो भी देखी जाती है। और इसी मान्यता पर ये जो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना है, याद रख लोगे बेटा। देखो ये कैसे, अगर आपको और समझाना हो, वही वाली बात है ना जो मैंने पहले बताया था कि भाई ये एक A कंट्री है, ये B कंट्री है। अब B कंट्री और A कंट्री हमें देखना है कि भैया कि दोनों देश में से ज्यादा विकसित कौन है। तो आपने बोला सर एक काम करो, दोनों देश की इनकम देख लो, तो मैंने बोला ठीक है बेटा। आपने बोला एक काम करो, इनकम देख लो, मैंने बोला ठीक है इनकम देख लेते हैं, इनकम को देख लेते हैं। बोले इस देश में भी 3 लोग हैं और इस देश में भी 3 लोग हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, वैसे तो बहुत होते हैं। एक व्यक्ति जो है कमा रहा है 900 रुपए, एक व्यक्ति कमा रहा है 0 रुपए, एक व्यक्ति कमा रहा है 100 रुपए, और उसको 3 हिस्सों में बांट दो। इस देश की जो इनकम है वो है 300 प्लस 300 प्लस 400, और उसको भी जो है 3 में बांट दो। अब अगर आपको इसको जोड़ के 3 में बांटोगे, ठीक है, तो प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति में से इनको जोड़ के 1000 हो जाएंगे, 1000 3 में बांटोगे तो लगभग 333 रुपए पर पर्सन आएंगे, मतलब एक व्यक्ति के पास 333 रुपए जा रहे हैं, इसी को एवरेज इनकम बोलते हैं। और इधर भी आप करोगे तो क्या होगा, 333 रुपए एक व्यक्ति को जा रहे हैं, क्योंकि इधर भी 1000 ही होंगे। लेकिन रियलिटी क्या है कि इधर जो था एक व्यक्ति ने 900 कमाए थे, वो भी दिखाने के लिए इसमें बढ़ गए, लेकिन एक ने तो बिल्कुल नहीं कमाया था, फिर भी हमने मान लिया कि 333 रुपए आते होंगे, जबकि कमा नहीं रहा है वो, बस जोड़ लिया, एक साल के अंदर सबको जोड़ के हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है बेटा कि डिस्पैरिटीज देखने को मिलती है, भेदभाव देखने को मिलता है इनकम से। सिर्फ इनकम देखकर अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो जो है आप देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पर सही मायने में देखो इनकम जो है भले से 1000 है, लेकिन सही मायने में डेवलपमेंट इसका हुआ क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी है, बराबरी देखने को मिलती है, सब लोगों के पास बराबर पैसा है। और इस देश में देखो एक के पास बहुत है तो दूसरे के पास है ही नहीं। तो चीज समझ, सिर्फ इनकम देखकर हम डेवलपमेंट नहीं देख सकते, इसीलिए हम इसमें लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट के लिए हमें हेल्थ भी देखनी पड़ती है, और हमें जो है वहाँ का एजुकेशन भी देखना पड़ता है। एजुकेशन को लिटरेसी बोलते हैं और हेल्थ को लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो नहीं बोलेंगे, पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हमें पता चलता है कि उस देश की हेल्थ सेक्टर कैसा क्या है। ठीक है, तो ये आपको जो है कवर करना है। नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज एजुकेशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या ही कहना, एजुकेशन जरूरी है? नहीं जरूरी, कहाँ जरूरी है बेटा, कहाँ आप एजुकेशन ले रहे हो, पर सही मायने में तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज द नेसेसरी बिकॉज इट प्रोवाइड स्किल एंड नॉलेज, है ना। आगे चलकर हम कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी सीखेंगे, कुछ भी, सबसे पहले हमारे पास नॉलेज तो होना चाहिए, हमारे पास वो स्किल तो होनी चाहिए, वो हमें एजुकेशन से मिलती है। और आगे चलकर अर्न अ बेटर लिविंग, उससे हम जो है
अच्छा कमा पाएंगे। इट मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट एंड हेल्थ, और एजुकेशन ही जो बताता है कि हमारे अधिकार क्या है ना, हमें बताता है कि हमारी हेल्थ कितनी जरूरी है। अगर हम हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो लंबे समय तक हम जो है टिक नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, लंबे समय तक हम किसी भी काम में जो है उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सोसाइटी, और एजुकेशन से ही हम जो है सोसाइटी के ओवरऑल क्वालिटी को सुधार सकते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन भी ज़रूरी है बेटा। नाउ तो हमारा जो है चैप्टर बस ख़त्म होता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ और हमारा चैप्टर फर्स्ट भी आज जो है कवर होता है। अब आपको कहाँ पर समझ प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताना, उसको मैं जो है आंसर देने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, अलग से वीडियो लाऊंगा, जो भी करूँगा। बट आप कमेंट करना, लाइक करना पसंद आए तो। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।